हेलो बच्चों, जय ज्ञान में एक बार और आपका स्वागत है। ओके, नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। ओके, ये चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, और बहुत सिंपल चैप्टर में आईसीएसई में आपको 10th ग्रेड में है, तो हम उसके कुछ पास पेपर के सम्स भी सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले बैंकिंग होता क्या है, व्हाट इज़ बैंक। ओके, बैंक कैसे काम करता है, कौन कौन से टाइप्स के बैंक होते हैं, बैंक में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। ओके, बैंक में कौन कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं, किसको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए। इसके बाद में जो अपने आईसीएसई के चैप्टर है क्लास 10th के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बैंक। ओके, इस सीरीज़ में इस पार्ट में मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप देख लो बैंक होता क्या है, बैंक में क्या फैसिलिटीज़ होती है। ये सपोज एक आपका बैंक है, आप देखने जाओगे वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक एटीएम है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग डॉलर में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्रेडिट ऑनलाइन कर सकते हैं। ये देखो बैंक से इसमें शॉपिंग कर रहा है, यहाँ पे कुछ बैंक का आई थिंक वो अकाउंट खोल रहा है, यहाँ पे एटीएम मशीन है, हर तरह का ये लॉकर फैसिलिटीज है। तो आप देखेंगे बैंक में हर एक तरह की सुविधाएं होती है। ओके, तो इसको हम मोर डिटेल्स में आगे अच्छे से करेंगे। अभी हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ये सीरीज़ में, ये पार्ट में वीडियो के। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, बैंकिंग ज्ञान। ओके, मैंने उसका नाम दिया हुआ है बैंकिंग ज्ञान। मतलब जब आप ये वीडियो को देखेंगे, वीडियो के अंदर इसके आंसर्स भी रहेंगे। ओके, अगर आपको उसके आंसर्स मिलेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप दूसरे जगह से भी चेक कर सकते हैं, बट आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंदर ही है। ओके, तो मैंने टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। आप देखोगे तो 21 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आपको पूरे वीडियो को देखना है। वीडियो के बाद में जो आपको आंसर मिला, लाइक विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम आगे इसके वीडियो में आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। हर एक का आंसर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के बाद में जैसे ही आपको इसका आंसर मिलेगा उसको आप कमेंट करना है। ठीक है, ओके। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बैंकिंग के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। ये डेली लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे एटीएम आज बहुत कॉमन चीज़ हो गया हर एक के लिए। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है व्हाट इज एटीएम, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, विच अकाउंट इज यूज बाय द बिजनेस फॉर द फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन। ओके, लाइक आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं तो उनको कौन सा अकाउंट उनको ओपन करना चाहिए। आप उनसे पूछो कि उन्होंने कौन सा अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो ये सब आपको आइडिया आएगा। ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, पापा आपने ये अकाउंट क्यों खोला, ये अकाउंट क्यों नहीं खोला है, या रियल में जो उनको रिक्वायर्ड है उसी अकाउंट उन्होंने खोला है कि नहीं खोला है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का तो उसमें। ठीक है, तो आपको पूरा टोटल यहाँ पे मैंने 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके आंसर आपको वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है बैंक। ओके, तो बैंक होता क्या है, बैंक क्या है, बैंक कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक क्या है, अगर आप देखे रहोगे, अगर आप आई डोंट नो, मतलब आप लोग का खुद का भी अकाउंट हो सकता है। ओके, नहीं तो आप कभी अपने मम्मी डैडी के साथ में गए होंगे तो आपने बैंक देखा होगा। एक ऑफिस टाइप होता है, वहाँ पे बहुत से लोग बैठे रहते हैं, बहुत से पीसी रहती हैं। ओके, तो एक जगह इंस्टीट्यूशन है वो। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंसेस टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स। यहाँ पे एक वर्ड देख लो। ओके, वर्ड क्या है यहाँ पे, लाइसेंसेस। ओके, मतलब क्या है, कोई भी बैंक ऐसे नहीं खोल सकता है। मतलब कल को मैं क्लासेस ओपन कर सकता हूँ, उसके लिए इतने फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन बैंक ओपन करने के लिए प्रॉपर आरबीआई से अप्रूवल चाहिए रहता है, लाइसेंस लेना रहता है, बहुत सारे उसके प्रोसीजर है। तो कोई भी बैंक नहीं खोल सकता है। तो इसके लिए यहाँ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लाइसेंसेज है। ओके, यहाँ पे क्या है, लाइसेंसेज है। लाइसेंस उसके बाद में क्या कर सकता है, वो लोगों से पैसा ले भी सकता है, मतलब लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, और लोगों को वो लोन भी दे सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो ऑफर सर्विसेज लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, ओके, करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट, लॉकर। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है, कोई वैल्यूएबल थिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब वो कहाँ पे रख सकता है, बैंक में सेफ डिपॉजिट में रख सकता है, उसको बोलते हैं सेफ डिपॉजिट लॉकर। ओके, वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब अभी आपने देखा रहेगा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इंश्योरेंस लेना है या किसी भी तरह से
म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, ये सब भी बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई अदर कंट्रीज़ में जाना है तो आप उस कंट्री के करेंसी को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब अपनी इंडिया के करेंसी को उस कंट्री के करेंसी से एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटीज़ कौन देता है? बैंक देता है। बैंक का इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे वर्क करते हैं। ओके, तो वो हम आगे डिटेल्स में इसके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले है कि बैंक, मैंने जो बताया कि बैंक, अभी बैंक होते कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर। ठीक है, तो अब बोलोगे अरे सर आपने तो बोला था अकाउंट के बारे में, अकाउंट का टाइप्स होता है, तो बैंक का भी टाइप्स होता है। यस, बैंक का भी टाइप्स होता है। ओके, कौन कौन से टाइप्स है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसमें पब्लिक बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। ओके, सेंट्रल बैंक होता है, हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ओके, इंडिया में वो आरबीआई है। ओके, आरबीआई इंडिया में है। ऐसे हर एक कंट्री का अपना एक मेन बैंक होता है जो पूरे कंट्री का मतलब करेंसी भी वो करेंसी भी छापता है। इसके बाद में लोग हर बैंकों का मतलब हर एक का कोई प्रिंसिपल होता है, लाइक एक क्लासेस है, क्लासेस का कोई एक मेन पर्सन होता है, उसी एक स्कूल का मेन पर्सन होता है। उसी तरह हर एक बैंक का भी एक मेन पर्सन होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही सबको लाइसेंस देता है, सबके ऊपर नज़र रखता है, कौन फ्रॉड न करे, कुछ नहीं करे, वो सब आरबीआई देखता है। ओके, इसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक होता है, फॉरेन बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। डेवलपमेंट में अलग अलग टाइप्स के बैंक होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो मैंने इसको डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखो अभी एक मेन क्या है, सबसे मेन इंडिया में जो बैंक है दैट विल बी व्हाट, सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक जो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी बैंकों का मेन बैंक है। ओके, आप इसको कह सकते हैं कि ये इंडिया का मेन बैंक है जो हर दूसरे बैंक को यहाँ से मतलब इसको जो भी फैसिलिटीज़ देना है, जो भी लाइसेंस देना है, जो भी कुछ करना है, ये अभी सेंट्रल बैंक इतना ही नहीं, जो आरबीआई बैंक है, जो भी नोट करेंसी जितने भी हैं ना, 1000 के नोट जो पहले थे, सॉरी भाई 1000 के नोट तो बंद हो गए हैं। ओके, मतलब 500 के नोट, इसके पहले 2000 के नोट हैं, वो भी बाद में जितने भी करेंसी नोट है वो कौन पब्लिश करता है, वो आरबीआई करता है। ओके, अगर आप प्रॉपर नोट को देखोगे तो वो नोट के ऊपर क्या लिखा रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो क्या है, आरबीआई। ओके, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, और वहाँ पे उसके गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक, उसमें कमर्शियल बैंक है, उसके बाद में इसमें टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं। अभी कमर्शियल बैंक्स में आपके पब्लिक बैंक आते हैं। ओके, सबसे मेन पब्लिक बैंक जो है इंडिया में, ओके, वो कौन सा है, आरबीआई, सॉरी एसबीआई है। आरबीआई तो कौन सा है, सेंट्रल बैंक है, पूरे इंडिया के लिए है। और ये जो है मतलब मैं भी यहाँ पे अकाउंट खोल सकता हूँ, आप भी खोल सकते हैं, कोई भी अकाउंट जा कर के एसबीआई में खोल सकता है। ऐसे भी दूसरे बैंक के, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक्स है। ओके, तो आप खुद भी सर्च कीजिए और कमेंट में कीजिए कि कौन कौन से और पब्लिक बैंक इंडिया में हैं। ठीक है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइवेट बैंक। ओके, प्राइवेट बैंक में कौन सा है, मतलब इसका फिर भी क्या होता है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन गवर्नमेंट से होता है, उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ओके, इसमें पूरे गवर्नमेंट का फंड भी होता है, और इसमें मेन क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में वो देते हैं। जैसे कि अभी अटल पेंशन योजना होगा। अगर आपको इनकम टैक्स का पेमेंट भी करना है, आप सीधे जा कर के एसबीआई में कर सकते हो। ओके, तो ये आपको नॉर्मली प्राइवेट बैंक में उतनी सुविधा नहीं रहती है जितनी कि पब्लिक बैंक में रहती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के तरफ से ही होता है, तो गवर्नमेंट का ही ऑलमोस्ट बैंक होता है वो। तो उसमें अलग से बहुत सारे सुविधा देते हैं, जो भी स्कीम रहते हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं पब्लिक बैंक में। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी हो गया, यूटीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्राइवेट बैंक में आते हैं। ओके, इनके भी अलग से बेनिफिट भी हैं। ओके, तो हर एक बैंक का अपना खुद का बेनिफिट भी होता है, हर बैंक अपना अपना स्कीम भी लेके आता है। तो हम अपने हिसाब से हमको चूज़ करना होता है कि हमको कौन से बैंक में अकाउंट खोलना है, और ये हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से हमारे ऊपर रहता है कि हमको कौन
से बैंक में अकाउंट खोलना है। हाँ, हम आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है, वो पूरे बैंकों का बैंक है, ठीक है। हम पब्लिक सेक्टर में खोल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में खोल सकते हैं, यहाँ तक कि हम फॉरेन बैंक में भी अपने अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे मेरा ऑफिस बाहर अगर रहेगा, कोई दूसरे देश में भी रहेगा, तो मैं फॉरेन अकाउंट भी खोल सकता हूँ। उसी तरह हर एक अपना स्टेट का होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, रीजनल होता है बैंक होता है, रूरल बैंक होता है, अर्बन बैंक होता है, तो अलग अलग तरह से बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैंक होते हैं। हम लोग इसके मोर डिटेल्स में अगर आपको कुछ चाहिए इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कमर्शियल बैंक में कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें कोऑपरेटिव बैंक होता है, कोऑपरेटिव में भी स्टेट वाला को एक कोऑपरेटिव होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, रीजनल होते हैं, रूरल होते हैं, अर्बन होते हैं, तो बहुत सारे बैंक है इसमें। ओके, आप बहुत सारे बैंक देखे रहोगे, जैसे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग बैंक होता है, एमडीसीसी बैंक है, वो भी आपको इसमें कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम और डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा है टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ओके, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, उसमें के मतलब हर एक स्टेट का होता है, ओके। जैसे कर्नाटका स्टेट का हो गया, ओके, कर्नाटका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हो गया, वैसे महाराष्ट्र स्टेट का भी होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, ओके। इसके बाद में इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, नबार्ड है, जब से आपको जो भी कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा कुछ जो काम होता है, बिल्डिंग का, वो सब इसमें से आते हैं। और ये सब मतलब बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, ओके, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। और तो ये इस तरह के सब बहुत सारे बैंक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैंक है। उसमें कुछ शेड्यूल बैंक होता है, अनशेड्यूल बैंक होता है, ओके। इसके बाद में अभी तो बहुत सारे जैसे एलआईसी बैंक नहीं है लेकिन इंश्योरेंस टाइप है, ओके, वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर दूसरे और आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। अभी मेन है कि बैंक का फंक्शन क्या है, बैंक क्या क्या करता है, ओके। बैंक क्या क्या करता है, मतलब बैंक को बेनिफिट क्या है, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देता है, ये भी। क्योंकि क्या कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर हम पैसा जमा करते हैं, बाद में कोई पैसा निकाल लेता है, ओके, एक जन पैसा देते हैं, एक जन लेते हैं, तो उसमें बैंक को क्या प्रॉफिट होता रहेगा। वो बैंक का रेंट होता है, बैंक के एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी देना, ओके, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और सबका मतलब तो बैंक इतने। बट इसके बाद में भी देखोगे, जब भी बैंक का कोई भी उनका बजट आता है, उनका जो भी साल में जब उनका प्रॉफिट आता है, तो वो भी मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। कोई 5,000 करोड़ कमा के रखता है, कोई 10,000 करोड़ कमाता है, कोई 20,000 करोड़ कमाता है, तो हर एक अपना बैंक के हिसाब से उनका अपना एक अलग प्रॉफिट भी होता है, ओके। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस है, उनको प्रॉफिट कहाँ से आता है, ओके, उनको प्रॉफिट कहाँ से आता है। अभी तो सबसे पहले बैंक करता क्या है, ओके, आप सिंपल चीज़ में देखोगे तो बैंक करता क्या है, ओके। अभी मैं एज अ पर्सन, मुझे अकाउंट खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा और बैंक में जा कर के मैं अपना एक अकाउंट खोलूँगा, ठीक है। अभी जैसे ही मैं बैंक में जाऊँगा, ओके, मैं बैंक में गया, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से ले लो। अगर मैं बैंक में गया, ठीक है, मैं बैंक में गया यहाँ पे, और ये सपोज एक बैंक है, ओके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो बैंक आपको चाहिए वो, ओके, ठीक है। कोई भी पब्लिक बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, या कोऑपरेटिव बैंक है, कोई भी बैंक में आप एक मतलब एज अ पर्सन या आप भी जा कर के अकाउंट खोल सकते हैं, ओके। नॉर्मली अभी बहुत सारे बैंकों ने ऐसा रूल रखा है कि अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, इफ़ यू आर मोर देन 10 ईयर्स यू कैन ओपन द अकाउंट। उसके अभी तो बहुत सारे माइनर अकाउंट भी हो गए हैं, बट फिर भी बहुत सारे मतलब जो मेन बैंक है, दे नीड अराउंड मतलब आपका कम से कम 10 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए। अगर आप 10 साल से बड़े हो तो यू कैन ओपन दी अकाउंट, ओके। उसको लेकिन फिर भी माइनर अकाउंट बोलते हैं। जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आपका पर्सनल आपके नाम का अकाउंट हो जाएगा, ओके। उसके पहले जो अकाउंट रहेगा, अगर आप माइनर अकाउंट खोलते हो तो फिर भी उसमें आपके मम्मी या डैडी या कोई भी एक गार्डियन का आपको उसमें साइन लगेगा, सब कुछ उसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो अकाउंट तो आप मतलब खोल सकते हो, माइनर अकाउंट खोलो या मेजर अकाउंट खोलो। और नॉर्मल अकाउंट खोलने के लिए आप कोई भी बैंक में जाओगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपका प्रूफ चाहिए। तो आज के डेट में सबसे बेस्ट प्रूफ क्या हो गया, आधार कार्ड, ओके। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ओके, आधार कार्ड, और इसके बाद में पैन कार्ड,
ये दो चीज़ तो कंपलसरी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं 10 साल का तो हूँ लेकिन मेरा पैन कार्ड नहीं है। क्यों पैन कार्ड नहीं है? ओके, आज बैंक, हर एक बैंक कंपलसरी कर दिया है। और पैन कार्ड अगर आपको चाहिए तो अब अगर आप जस्ट बॉर्न बच्चों का भी पैन कार्ड बनता है, मतलब अगर आप 1 साल के भी हो, 2 साल के भी हो, 5 साल के भी हो, तो आपका पैन कार्ड बन सकता है। अगर नहीं बना है तो पैन कार्ड भी बनवा लीजिए, क्योंकि ये अकाउंट खोलने के लिए रिक्वायर्ड चीज़ है। सबसे आधार कार्ड और पैन कार्ड तो चाहिए ही आपका। ओके, अगर आधार कार्ड पे आपका एड्रेस नहीं है तो उसके लिए भी एक अलग से प्रूफ मांगते हैं उन लोग। ओके, मम्मी डैडी का प्रूफ मांग सकते हैं यहाँ पे, वो तो लगेगा ही माइनर के लिए। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ले सकते हैं वो लोग, अगर आधार कार्ड में एड्रेस डिफरेंट है और आपको कहीं और एड्रेस का चाहिए तो। सो नॉर्मली आधार कार्ड और पैन कार्ड कंपलसरी होता है, तो ठीक है। इसके बाद में आपका फ़ोटो लगता है इसमें। इतना होने के बाद में आप बैंक में जाओगे तो बैंक, मैंने जैसे बताया, जो भी बैंक में आपको जाना, आप बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद में सपोज ये आपका बैंक है। ओके, ये बैंक में आप गए तो ये क्या है? ये बैंक है। हाँ, आप बैंक में गए, आपको क्या बोलना है? मुझे अकाउंट खोलना है। तो सबसे पहले बैंक वाले आपसे क्या पूछेंगे? कौन सा अकाउंट खोलना है? ओके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए मुझे कौन सा अकाउंट खोलना है। अब बैंक में जाके देखोगे अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शन बैंक करता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेरा ये यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो डाला था, ये देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर के थ्रू ही कि बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देखो इसमें एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। ओके, लॉकर फैसिलिटीज़ है और मनी एक्सचेंज भी हो रहे हैं। ओके, इसके बाद में कुछ ये मार्केट का भी कुछ हो रहा है, अप डाउन जा रहा है, अकाउंट ओपनिंग हो रहा है, लॉकर फैसिलिटीज़ है, कुछ डॉलर एक्सचेंज भी हो रहा है। तो ये सब फैसिलिटीज़ बैंक देती है। ओके, इसके अलावा आपको कुछ डिपॉजिट करना है तो वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, अभी डिपॉजिट और इसका भी कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब अगर आपके पास एडवांस में पैसा पड़ा हुआ है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, तो वो पैसा आप बैंक में, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन अ होम, ओके, घर पे रखने से क्या होता है कि एक तो रिस्की होता है कि कोई भी स्टॉल कर ले उसको। ओके, दूसरा क्या होता है, बैंक में आप जितना भी पैसा रखेंगे वो इंक्रीज नहीं होगा। अगर उसी पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे कोई एक्सपांड करना है या कोई मतलब किसी को भी अपना ऑफिस एक्सपांड करना है या किसी भी तरह का उनको, किसी को एजुकेशनल लोन चाहिए, किसी को नया घर लेना है, कि XYZ जो भी काम के लिए हम लोग लोन भी बैंक से ले सकते हैं। तो बैंक लोन भी मिल सकता है, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कुछ हम अगर अपने पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक देता है, जैसे कि मुझे आज लोन नहीं चाहिए, ओके, बट मैं सब पेपर क्लियर करके रख दूंगा और मैं बोलूँगा मुझे 6 महीने के या कुछ समय के बाद में मुझे लोन चाहिए, तो वो भी मुझे मिल सकता है यहाँ से। दैट इज़ कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्रेडिट क्रिएशन भी होता है, एजेंसी सर्विसेज भी है, यूटिलिटी सर्विसेज, एजेंसी में बहुत सारी चीज़ आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस ले सकते हैं। ओके, बहुत सारे उसमें स्कीम्स हैं। फिर बाद में यूटिलिटी में है भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो आप देखोगे तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेन उसका बैंक का काम क्या है। एक प्राइमरी फंक्शन होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मेन होता है कि अकाउंट खोलना, ओके, डिपॉजिट करना होता है, लोन देना होता है। ओके, बाद में कुछ अलग से बिल के ऊपर कुछ डिस्काउंटिंग करना, कुछ करना, तो वो सब क्या है, इसका मेन काम है, प्राइमरी काम है उसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उसमें सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है। दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। ओके, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसी तरह बैंक हम लोग को लोन भी दे सकता है। ओके, तो वो होता है कैश डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स होता है। दूसरा होता है
एजेंसी फंक्शन। एजेंसी में क्या होता है, मतलब किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे किसी XY पर्सन को दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में भी देना है, तो वो भी बैंक सब करते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी हम लोग फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू लाइक वो बैंक फैसिलिटीज़ के कारण। ओके, तो बैंक वो भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा है चेक कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, पीरियोडिक पेमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी को सैलरी देना हर महीने में। अब बैंक को बता दो कि ये इतने 10 साल इतने लोग मेरे एम्प्लॉई हैं, तो उनको डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट मिल जाएगा। वो एवरी मंथ होता है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे, जैसा भी किसी का रहता है। ओके, वो भी बैंक फैसिलिटी देती है। उसको एक अलग से नाम आता है, सैलरी अकाउंट भी होता है उसमें। ओके, कलेक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अदर फंक्शन। उसमें मतलब आपका अभी बहुत सारे बैंक तो आपको स्टॉक मार्केट का भी फंक्शन देने लगे हैं कि मतलब यू कैन बाई द स्टॉक्स एंड यू कैन सेल ऑल्सो, तो ये सब भी होता है। दूसरा यूटिलिटी फंक्शन में आपको देखेंगे तो इशू ए ड्राफ्ट, मतलब किसी को आपको पेमेंट करना है। आप सोचते हो कि मैं उसको पेमेंट मतलब मेरे यहाँ से निकल जाए और उसको नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं क्या, ड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब ड्राफ्ट आपको बना के दे देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा, लॉकअप फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया था कि कोई आपका वैल्यूएबल थिंग्स है तो उसको आप बैंक में रख सकते हो। ज्वेलरी हो गया या कोई आपके फ्लैट का या आपके जो भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, घर पे इतना सेफ नहीं रहता है बट उनके लॉकर में वो सेफ रहता है वो। ओके, इसके बाद में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने बताया था शेयर्स का भी काम बैंक करना है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में भी, अगर किसी को बाहर देश जाना है तो उसको एक्सचेंज करना है करेंसी, तो बैंक वो भी करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बाद में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, अदर यूटिलिटी फंक्शन। ओके, ये सब भी बैंक आज के डेट में करने लगा है। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस बैंक के हैं, आप देखने जाओगे तो। ओके, और इसी सब फंक्शन के कारण उसको प्रॉफिट भी होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सिंपल में, ओके, हम लोग अभी आगे अकाउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके अलग अलग प्रॉफिट कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ओके, लाइक द पर्सन ए डिपॉजिटेड इन अ बैंक। ओके, लाइक सपोज ही डिपॉजिटेड 1 करोड़ रुपीज़ इन अ बैंक। कितना? 1 करोड़ रुपीज़ पर्सन ए डिपॉजिट किया। ओके, एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपीज़ है, उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अभी दूसरा पर्सन बी, ओके, ए कौन है? बी है। वो क्या बोलेगा, मुझे लोन चाहिए, तो कहाँ जाएगा? ही विल डायरेक्टली, अभी वो ए के पास तो नहीं जाएगा क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है, सब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो क्या करेगा, ए डिपॉजिट किधर करेगा? बैंक में, और बी बैंक में। ओके, और बी क्या करेगा? बी भी बैंक के पास जाएगा, ए के पास नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइसेंस है, जब मैंने पहले बताया था बैंक क्या है, ट्रस्ट वर्थी है, वो लाइसेंस ही है, मतलब आरबीआई ने उसको अप्रूव किया है। तो ये पर्सन ए क्या करेगा, रिस्क न लेते हुए क्या करेगा, वो ए पर्सन डायरेक्टली बैंक को देगा, और बैंक क्या करेगा, बी को देगा, और बी से उसका इंटरेस्ट लेगा। अभी देखो इसमें बैंक को बेनिफिट कैसे होता है। सपोज बैंक को ए ने दिया पैसा, बैंक ने क्या बोला, ठीक है आपको एक 7% का पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, उसके पास तो पैसा पड़ा हुआ, तो बोलेगा चलो भाई ठीक है 7%, तो 7% भी मिला। ओके, अब ये क्या करेगा, ये पैसा वो अब खुद न रह करके किसको देगा, बी को देगा, और बी से कितना लेगा, अराउंड 10% लेगा। क्या करेगा वो, 10% लेगा। मतलब क्या हुआ, किसी और का पैसा किसी और को दे करके एज ए मीडिएटर उसको क्या मिला, 3% का प्रॉफिट। ठीक है, अभी आप खाली इंडिया में ही इतने सारे लोग हैं, अराउंड 140 CR लोग हैं। कितने लोग? 140 करोड़ प्लस में लोग रहते हैं। अब कैलकुलेट करो उसमें से कितने लोग डिपॉजिट करते हैं, कितने लोग विड्रॉ करते हैं। तो ये भी एक बैंक का सबसे मेन इनकम यहाँ से आता है। ओके, वो इनकम कैसे हो जाता है, क्योंकि जिसने डिपॉजिट किया है उसको कम रेट देना, और जिसने लोन लिया है उसको ज़्यादा रेट पे लोन देना। तो बैंक का सबसे मेन ये होता है। ओके, इसके बाद में अलग अलग तरह से बैंक अकाउंट्स होते हैं। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे भी उनको बेनिफिट होता है। अदर एक्टिविटी उन लोग करते हैं, लाइक अभी आपको उन्होंने क्या दे दिया, डेबिट कार्ड दिया, तो डेबिट कार्ड का भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा डेबिट कार्ड होता क्या है। बट साल में एक बार उन्होंने डेबिट कार्ड का चार्ज भी लेते हैं। ठीक है,
क्रेडिट कार्ड उन लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी अलग से उनको मतलब इनकम मिल जाता है। ओके, ऐसे हर एक चीज़ में उनको इनकम मिलता है। और थोड़ी थोड़ी अमाउंट, मतलब अगर एक बैंक के पास में करीबन 10 लाख कस्टमर हैं, तो आप सोचो कि उनके इनकम कैसे मल्टीपल में बढ़ जाएंगे। मतलब अगर एक व्यक्ति से उनको कुछ नहीं, खाली इसमें 3% का, अगर 1 करोड़ का 3% भी आप देखोगे तो 3 लाख हो जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति से अगर उसको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है साल में, ऐसे उनके पास 10 लाख होता है, कितना उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, बट सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, उनके एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनके एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करना होता है, सैलरी देना होता है। ओके, जहाँ पे ये ऑफिसेस खोले हैं वो ऑफिसेस का उनको रेंट देना होता है। ओके, इसके बाद में अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उनको पेमेंट करना होता है। तो फीस नहीं है, बट ठीक है, उसके बावजूद भी उनको प्रॉफिट होता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, अभी आप टाइप्स ऑफ अकाउंट देखोगे इसमें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना है। तो एक तो अगर आपके पास नॉलेज है, ओके, अगर ये आप वीडियो देखने के बाद जाओगे तो डेफिनेटली आप बैंक को बता सकते हो कि मुझे ये अकाउंट खोलना है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बैंक फिर भी आपको एक्सप्लेन करेगा कि आप किस तरह के हो, किस लिए चाहिए, आपको क्या पर्पज़ है, उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि ये अकाउंट खोलिए। तो सिंपल है, सबसे पहले है सेविंग अकाउंट। ओके, अब सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है सेविंग करने के पर्पज़ से। ओके, सेविंग करने के पर्पज़ से, बट इसमें बहुत ज़्यादा कोई सेविंग भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं होता, उसका नाम दिया है सेविंग अकाउंट। मेरे को ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है, नॉर्मल इन द सेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेविंग अकाउंट। ठीक है, अभी लाइक एज अ पर्सन मुझे सैलरी मिला मंथ में एक बार। ओके, मंथ में एक बार मुझे सैलरी मिला। ओके, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 50,000 रुपीज़ का मुझे सैलरी मिला, एक ही बार मिला बैंक में, एक ही बार बैंक में अकाउंट में आया। और इसके बाद में मुझे इसमें 2-3 ट्रांजेक्शन करना है, लाइक मुझे ग्रॉसरी लेना है, फिर बाद में मुझे मेंटेनेंस पे करना है, मुझे थोड़ा सा उसमें से लोन पे करना। मतलब मेरा पूरे मंथ में 3 ही 4 ट्रांजेक्शन होता है और ज़्यादा कुछ ना पैसा आता है ना ज़्यादा जाता है। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे सेविंग अकाउंट खोल दो। जैसे कि अगर आप एज ए कोई बच्चा जा रहा है मोर देन 10 ईयर्स, तो उसको भी ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, आपके स्कूल में फ़ीस भरना है, क्लासेस में फ़ीस भरना है, या आपको पॉकेट मनी चाहिए, तो पापा क्या करते हैं, आपके अकाउंट में सीधे 10,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं। ओके, कि चलो ये मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिया हूँ, और आपको एक जीपे नंबर वो दे देते हैं। वो भी जीपे के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आगे अभी। ओके, वो बोलेंगे कि जब भी आपको कुछ काम लगेगा तो आप इमरजेंसी में यहाँ से पैसा, क्योंकि हर बार मतलब आप रोज़ रोज़ जाओगे, पापा 100 रुपया दो, 50 रुपया दो, 200 दो, 500 दो, तो उसके जगह पर क्या करना है आपको, एक ही बार पापा आपको पेमेंट कर देंगे, इसके बाद में आप वो यूज़ करते रहो। तो ये इसमें क्या होता है, आपके नाम का एक अकाउंट हो जाएगा, बट वो अकाउंट मतलब इसमें कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारे लोगों को देना है। इसमें 2-4 ट्रांजैक्शन होगा, मतलब पैसा आएंगे और 2-4 बार ही खाली जाएंगे। ओके, इसके अलावा ये इसका नाम जो दिया है सेविंग अकाउंट दिया है, इसमें क्या हो जाता है, आपको बैंक एक इसका, अगर आपने पैसा 10,000 रुपीज़ रखा हुआ है, ठीक है, अब ये 10,000 रुपीज़ तो फर्स्ट डे तो ख़त्म नहीं होगा। फर्स्ट डे क्या करोगे, सपोज आपने 500 रुपीज़ निकाला, फिर बचेगा क्या 9,500, फिर बाद में आपने 500 निकाला तो बचेगा 9,000। तो ये जो 9,500 है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, फिर बाद में इसका मिलेगा, वो डे के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट भी मिलते जाता है। ओके, बट ये नॉमिनल, बहुत नॉमिनल होता है। बहुत सारे बैंक 2.7%, ओके, ये कॉमन हो गया। 3% अभी मतलब 3 या मैक्सिमम, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं ना जो मैक्स टू मैक्स 4% तक देते हैं सेविंग अकाउंट में, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो मतलब मेन क्या है, यहाँ पे आपके छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए है ये चीज़ें। ओके, और थोड़ा सा इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट जो है एज ए बिजनेस, लाइक सपोज मेरा एक क्लासेस है, तो मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है, तो मुझे कौन सा अकाउंट खोलना रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का तो फीस आएगा। ठीक है, टीचर को सैलरी देना है,
ओके, और भी जो भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अदर टीचर को, और जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और मतलब ऑफिसेस में जो खर्चे लगते हैं तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारा पेमेंट भी आएगा और मुझे बहुत सारे लोगों को पेमेंट भी देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट खोलूँगा। कौन सा अकाउंट खोलूँगा? करंट अकाउंट खोलूँगा। ओके, कौन सा अकाउंट है वो? करंट अकाउंट है। तो नॉर्मली फॉर बिजनेस, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, जितने भी लोगों का बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उनके लिए कौन सा अकाउंट जरूरी है? करंट अकाउंट जरूरी है। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। डैडी से पूछना कौन सा अकाउंट है उनका, करंट है कि सेविंग है। ओके, अगर आपका बिजनेस है तो मेनली अगर आपके पास एम्प्लॉय हैं, मतलब आपके इधर लोग काम करते हैं, आपको बहुत सारे लोगों का पेमेंट आता है, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट ही आपको खोलना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन के बाद में उन लोग अलग से चार्ज करने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। अभी इसमें बेनिफिट क्या है और डिफरेंसेस क्या है? अभी सेविंग में और करंट में डिफरेंट क्या है? पहली बात तो सेविंग अकाउंट और इधर करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट मैंने बता दिया। यहाँ पे लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इधर लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनलिमिटेड। क्या? अनलिमिटेड मतलब आप कितनी भी बार पैसा डिपॉजिट करो और कितनी भी बार पैसा निकालो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? यहाँ पे कितने भी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड है। ओके, दूसरा क्या है? यहाँ पे आपको सेविंग में कुछ इंटरेस्ट, मैंने बताया था ना 2.7% या जो भी एक XYZ आपको मिलता है, और नॉर्मली करंट अकाउंट में आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। ओके, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है या 10 करोड़ रुपीस है, आपको कुछ भी इनकम नहीं आएगा, कुछ भी सेविंग का पैसा नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2.7% है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना आपका 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही रहेगा, चाहे उसको 2 महीने के लिए रखो चाहे 4 मंथ के लिए रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, बट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, एक चीज़ ये हो गया। यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यहाँ पे लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अच्छा, इसमें थोड़े से अकाउंट खोलने के लिए अभी आप बोलोगे तो सर मैं काम करता हूँ, मैं करंट अकाउंट ही खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो बेटर है मैं ये करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको बिजनेस का प्रूफ भी देना रहता है, वो भी एक चीज़ है। ओके, अगर आपका कुछ बिजनेस है तभी आपको अकाउंट खोलना है, और ये अकाउंट को खोलने के लिए जैसे कि हर एक बैंक का अपना एक मिनिमम चार्ज होता है। ओके, लाइक अगर ये अकाउंट खोलने के लिए आपको 5000 पर मंथ लगेगा, सॉरी नॉट पर मंथ होता है, ये मिनिमम चार्ज होता है, मतलब ये पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा, बट इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मिनिमम आपको अकाउंट में हमेशा 5000 रखना रहेगा। ठीक है, बट करंट अकाउंट में आपका एक लिमिट होता है। ओके, वो लिमिट 25,000 का हो सकता है, या अगर आपको और फैसिलिटी चाहिए तो 1 लाख का भी उसमें लिमिट होता है कहीं कहीं पे। मतलब आपको ये 5000 मिनिमम बैंक में रखना ही है। ओके, अगर आपके पास ये 5000 नहीं है, इससे कम हो गया तो आपको कुछ पेनल्टी लग जाएगी उस मंथ में, तो इसी उसको बोलते हैं मिनिमम चार्ज। ओके, मिनिमम बैलेंस इन अकाउंट। तो मिनिमम आपको इतना तो रखना है। ओके, इतना अमाउंट कम से कम आपको रखना ही है। सेम वे करंट अकाउंट में भी आपको जो भी मिनिमम चार्जेस बैंक की तरफ से डिसाइड किया गया रहेगा, वो आपको और बैंक को मिलके डिसाइड करना होता है, उसके हिसाब से वो आपको फैसिलिटीज़ देंगे। ओके, इसमें यू कैन यूज हाउ मेनी नंबर ऑफ चेक यू वांट, तो उसमें भी अलग अलग प्लान होते हैं, गोल्ड प्लान होता है, सिल्वर प्लान होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो मिनिमम प्लान, उसमें मिनिमम आपको पैसा रखना होता है बैंक में। तो ठीक है, तो ये मेन 2 अकाउंट है जो आपको अकाउंट खोलना है। एक होता है सेविंग अकाउंट, जैसे मैंने बताया आप जैसे लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए, या जिसका छोटा बिजनेस है, या जो सिर्फ सैलरी जिसको मिलता है, और तो उसके लिए मतलब सेविंग अकाउंट भी बेस्ट है। ठीक है,
अभी जिसका बिजनेस है, जिसको बहुत सारे जगह से पैसा आता है और बहुत सारी जगह पे पैसा भेजना भी है या मतलब सैलरी देना है या पेमेंट करना है, तो उसके लिए करंट अकाउंट बेनिफिशियल है। ओके, इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके बाद में 2 अकाउंट और भी है। ओके, एक होता है आरडी अकाउंट, ओके, और दूसरा जो है वो एफडी अकाउंट है, एफडी। अब बोलोगे ये क्या आरडी एफडी क्या है? ओके, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब यही जो चैप्टर है इसी को हमको पढ़ना है क्लास 10th के लिए। तो आप बोलोगे सर इतना सब क्यों? क्योंकि आपको बेसिक भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद में क्लास 10 में जो चैप्टर है वो रिकरिंग डिपॉजिट है, तो इसमें हम डिटेल्स में आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इसके ऊपर सम्स भी सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10 आईसीएसई के लिए बहुत सिंपल चैप्टर है ये। और ये चैप्टर में करीबन अराउंड 4 से लेकर के 6 मार्क्स तक के सम्स आते हैं। ओके, और इतना सिंपल है कि मतलब ये आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएगा। बस आपको 1-2 फार्मूला उसको याद करना है और सिंपल जो कंसेप्ट है उसमें फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके ख़त्म कर, मतलब आपको इजीली ये मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो आप वर्ड से समझ गए होंगे कि ये कुछ डिपॉजिट क्या है। इसके पहले क्या था? सेविंग अकाउंट था और करंट अकाउंट था, वो अकाउंट रिलेटेड। अब ये भी है, एक्चुअली है तो अकाउंट ही, लेकिन ये क्या है, ये इसमें ट्रांजैक्शन रोज़ नहीं होता है। मतलब इसमें आप डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे, वो सब नहीं कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब लाइक सपोज मेरी सैलरी 2 लाख रुपीज़ पर मंथ है। ओके, मुझे 2 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है और मेरा सब खर्चा वर्चा सब जितना भी है वो मेरा 1,50,000 में हो जा रहा है। मतलब मैं लोन पे कर रहा हूँ, मैं घर का जो मेंटेनेंस है वो करने के बाद में और भी जो जितने भी खर्चे हैं, बच्चे लोगों का फीस पे कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद में भी मुझे 1,50,000 खर्चा हुआ और 50,000 एवरी मंथ मेरे पास बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये 50,000 कहाँ पे है? मेरा करंट अकाउंट में है। और करंट अकाउंट में क्या मिलता है? कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं क्या करूँगा, इधर लेके जाऊँगा, पर इधर भी मुझे कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन तो करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो अकाउंट तो है ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये 50,000 को कहाँ पे लेके जाऊँगा? आरडी अकाउंट में। कहाँ पे लेके जाऊँगा? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। कहाँ लेके जाऊँगा? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। अब आप बोल सकते हो कि सर आप इधर ही क्यों लेके गए, आप एफडी में क्यों नहीं लेके गए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्यों नहीं लेके गए? मैंने जो आपको बताया यहाँ पे, ये 50,000 हर मंथ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, मतलब मेरा सेविंग हो रहा है, मतलब सब खर्चा करने के बाद में भी मेरे पास 50,000 रुपया पर मंथ बचा हुआ है। तो मुझे इसको कहीं तो रखना है, तो सो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये हर मंथ आ रहा है मेरे पास। मतलब जनवरी में 50,000 आया, फरवरी में भी 50,000 आया, मार्च में भी आएगा, मतलब हर मंथ में आएगा ये। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं बैंक को बोलूँगा एक काम करो, आप 3 साल के लिए इसको मैं हर महीने आपको मैं 50,000 रुपये देते जाऊँगा। और फिर मैं प्लान करूँगा 3 साल, मतलब 3 साल के बाद में, 3 साल यहाँ पे, 3 ईयर्स। ओके, तो आफ्टर 3 ईयर्स मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, देन आई कैन प्लान फॉर समथिंग। ओके, मैं इससे कुछ अलग, मतलब एक फ्लैट ले सकता हूँ, या मैं कहीं बाहर विदेश का ट्रिप, फॉरेन ट्रिप कर सकता हूँ, या XYZ जो भी मुझे करना रहेगा, आई कैन डू इट इन दिस अमाउंट। ओके, मैं अभी 50,000 तो मेरे पास कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सेविंग करूँगा। ओके, ठीक है, तो ये सेविंग मैं करूँगा एवरी मंथ 50,000, और मुझे ये 50,000 इंटू 36 क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स, मतलब 36 मंथ मैंने पेमेंट किया 50,000 पर मंथ के हिसाब से, तो मुझे वो तो मिलेगा ही मेरा अमाउंट, और प्लस मुझे पूरे का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है,
तो ये मुझे आफ्टर 3 ईयर्स मिलेगा। तो इस तरह से रिकरिंग डिपॉजिट वर्क करता है। इसके फार्मूला भी हैं, सब कॉन्सेप्ट है, मैं आगे हम लोग उसको और डिटेल्स में करेंगे। ये तो शॉर्ट फॉर्म में कि आरडी रिकरिंग होता है क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, तो रिकरिंग डिपॉजिट नथिंग बट यू हैव टू पे some amount, okay, a specific amount, whatever decided by you and the bank, you have to deposit every month to the bank, okay, every month to the bank. अब आप देखने जाओगे तो आरडी का ये तो एक अकाउंट भी होता है, नॉर्मल आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट सेम मेथड से ही वर्क करता है। इसमें भी हम लोग इसमें भी पर मंथ हम लोग एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट जो फिक्स नहीं होता है। ओके, यहाँ पे बैंक आपको पहले स्पेसिफाई कर देगा कि यहाँ पे आपको 9% वो पर ईयर देने वाला है। एक एग्जांपल लिया वहाँ, दैट विल बी डिपेंड ऑन द बैंक, वो कितना % देना है वो बैंक डिसाइड करता है। आप मिल करके मतलब आपको जो बेनिफिशियल लगता है तो उसमें, ठीक है। तो ये 9% होगा, 8% होगा, 7% होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन करता है? आरबीआई के थ्रू होता है, बैंक वाइज, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रेट डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है म्यूचुअल फंड। ओके, यहाँ पे आपको 15% में मिल सकता है, कभी कभी 20% भी मिलता है। बहुत सारे मतलब इसमें ऐसे भी पोर्टफोलियो में आता है कि इसका 30% तक रिटर्न मिलता है। तो ये रिस्की होता है, इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट इसमें क्या है, जो डिसाइड हुआ है वो आपको फिक्स मिलेगा ही। ओके, जो भी स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ है वो आपको फिक्स मिलेगा ही। दूसरा इसी तरह का एक आपका LIC भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, LIC या दूसरे जो भी इंश्योरेंस वाले बैंक हैं, ये सब भी ऑलमोस्ट इसी तरह से करते हैं। ओके, वो पर मंथ एक अमाउंट लेते हैं और इसके बाद में एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी वो अमाउंट देते हैं। पर इसमें होता है एक लाइफ कवर भी होता है। ओके, तो ये पूरी तरह से इसमें मतलब रेट बहुत कम मिलता है, लाइक वो 4-5% के हिसाब से मिलता है, कोई 8% में मिल जाता है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लाइफ कवर के साथ में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, अगर जो डिपॉजिट करते जा रहा है उसको कुछ हो गया तो जितना पैसा डिपॉजिट किया उतने तक का इंटरेस्ट अगर चाहिए तो उसको ले लो, नहीं तो उसको कंटिन्यू करो। बट ये सब जो है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला LIC वाला है, तो LIC में एक लाइफ कवर भी होता है, तो वो एक डिफरेंट थिंग्स है। ओके, बट ये भी आरडी के तरीका ही रहता है, और दूसरा म्यूचुअल फंड भी इसी तरह का होता है, ठीक है। तो ये आपका आरडी है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर हम और डिटेल्स में इसमें सम्स भी सॉल्व करेंगे और इसके जो फॉर्मूला वो भी करेंगे। तो ये मेन हमारा टॉपिक रहेगा इस साल का 10th ICSE का, मतलब ये वीडियो में मेन जो टॉपिक हमारा है वो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। नेक्स्ट जो होता है वो FD अकाउंट होता है। FD अकाउंट ऐसा हो गया कि जैसे कि मेरे पास अभी डायरेक्ट अमाउंट आ गया, जैसे कि सपोज लो कि मैंने ये वाला जो पूरा अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर मैंने इसको मैच्योर करवाया, और सपोज मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 36 × 50 कितना हो जाएगा 18। ओके, अमाउंट कितना था ये 50,000 × 36, तो 36 5 जा 180 हो जाएगा। इसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना अमाउंट हो जाएगा 18 लाख रुपीज़ हो गया। इसके बाद में इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सपोज चलो मैं एज्यूम करता हूँ कि 7 लाख का इंटरेस्ट मिला, कितना 7 लाख का इंटरेस्ट मिला। ओके, इसके आसपास ही मिलेगा। तो सपोज ये कितना हो गया 25 लाख हो गया। अभी मेरे पास पर मंथ कितना था 50,000 था, बट अभी मेरे पास कितना हो गया 25 लाख हो गया। अब मुझे ये 25 लाख का भी आज कुछ काम नहीं है। ओके, मुझे काम क्या है, बाद में काम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंटिन्यू करते जाऊँगा, और ये जो 25 लाख है ना, इसको मैं बोलूँगा बैंक को कि काम करो 5 साल के लिए इसको पूरा फिक्स कर दो। क्या कर दो, फिक्स कर दो। क्या कर दो, इसको फिक्स कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मैं 3 साल के लिए कितना कर रहा हूँ, खाली 50,000 बट यहाँ पे एक ही बार मुझे पेमेंट करना है। कितना करना है 25 लाख रुपीज़ मुझे किसको देना है, बैंक को देना है। ठीक है, मैं बैंक को कितना दे दूंगा 25 लाख दे दूंगा, और बैंक को बोलूँगा मुझे ये पैसा कभी चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है,
आफ्टर 5 ईयर। तो बैंक क्या करेगा, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेगा और मुझे कभी देगा वो आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब बैंक को मालूम है कि अभी उनको पैसा कभी चाहिए, सीधे 5 साल के बाद चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस पर रिटर्न भी थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो सपोज इस पर अगर यहाँ पे 9% है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, नहीं तो 11% हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखने जाओगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, एफडी अकाउंट पे। किस पे मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे। ओके, और इंटरेस्ट कहाँ नहीं मिलता है, इंटरेस्ट कहाँ नहीं मिलता है, करंट अकाउंट में। सबसे कम कहाँ मिलता है, मतलब मिलता है बट मामूली सा मिलता है, किसमें, सेविंग में मिलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा। बट ये क्या है, ये है रिकरिंग डिपॉजिट, वो एफडी से कम मिलता है। ओके, बट ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी रहता है, आपने बैंक को बोल दिया 5 साल के लिए और आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो अगर आपको 5 साल के पहले चाहिए तो इसको इतना इंटरेस्ट नहीं देगा, वो कम करके देगा, वो बैंक टू बैंक का पॉलिसी होता है। तो ये भी ध्यान रखना होता है। फिक्स मतलब उसको आपको 5 साल के बाद में ही निकालेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके पहले निकालेंगे तो वो भी आपको देखना है। तो रियल में आपको 5 साल के लिए कुछ काम नहीं है, अगर कम है आप 1 साल का भी कर सकते हो, 2 साल का भी कर सकते हो, 3 साल का भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कितने साल के लिए करना है। बट एक बार आप टेन्योर डिसाइड कर लोगे तो आपको एटलीस्ट वहाँ तक रखना है, उसके पहले भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, बट फिर आपको उसमें जो रेट है उससे बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो गए। रिकरिंग को मोर डिटेल्स में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो फिक्स में क्या होता है, एक बार आपको पैसा बैंक को देना है और एक टाइम डिसाइड करना है, वो टाइम के बाद में आपको पैसा वापस मिल जाएगा और प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट रहेगा वो भी मिलेगा। ओके, तो आपका पैसा तो मिलेगा ही और इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो भी मिलेगा। तो ये सब एक फिक्स अमाउंट होता है, इसमें मतलब मोस्टली ज़्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी हो जाएगा आपको इतना अमाउंट तो बैंक देगा ही। बट अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और बहुत सारे जब जो भी मतलब नए नए चीज़ चालू हो रहे हैं, ओके, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है, बट एट द सेम टाइम उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको रिस्क में नहीं जाना है, सेफ मनी में जाना है तो आपको एफडी करना चाहिए। बट अगर आपको रिस्क लेना है कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 10% है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50% भी देते हैं, 100% भी देते हैं, मतलब 1 साल के अंदर ही आपका पैसा डबल हो जाता है। ऐसे भी ये स्टॉक्स है, पर एट द सेम टाइम वो 100% देने वाले स्टॉक, कभी कभी दूसरे ऐसे भी स्टॉक हैं जो 50% 100% बैक भी हो जाते हैं, मतलब जितना आपने पैसा दिया है उसका आधा भी हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। तो बट यहाँ पे ये जो बैंक स्कीम है, बैंक के थ्रू आपको जो आपका पैसा है उससे ज़्यादा ही मिलता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी और ये भी, मतलब ये इसमें कुछ रिस्क नहीं है, ये सेफ डिपॉजिट होता है। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट भी और फिक्स्ड डिपॉजिट भी, ये सब सेफ डिपॉजिट इसको बोलते हैं। और ये सब जो अमाउंट होते हैं ये तो अनसिक्योर्ड अमाउंट होते हैं, मतलब सिक्योरिटी रहती है बट कितना है उसके ऊपर, मतलब कुछ ये नहीं है ना कि कितना मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। मतलब जिस दिन आपको पैसा चाहिए, मे बी अगर मार्केट नीचे रहेगा तो आपको कम मिलेगा और मार्केट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मिलेगा, बट इसमें कैसा है, सेफ अमाउंट है ये। ठीक है, तो दिस विल बी ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट देख लिए हमने, करंट अकाउंट देख लिया, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट के बाद में आगे भी हम लोग और अच्छे डिटेल्स में करेंगे। ओके, तो करंट अकाउंट आपने समझ गया किसके लिए है, सेविंग भी समझ ले किसके लिए। फिक्स डिपॉजिट अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, मतलब जो भी पैसा है, बहुत सारा मतलब क्या, जितना भी पैसा है उसको अभी आपको कुछ काम नहीं है तो 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए भी आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आपको कोई एक इंस्टॉलमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ एक्स्ट्रा आपको पास आ रहा है तो आप उसको भी वो अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और जब आपको चाहिए तो अमाउंट ले सकते हैं। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखोगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, तो सबसे पहला जो है सेविंग अकाउंट, जो मैंने आपको बता दिया, करंट अकाउंट बता दिया, रिकरिंग डिपॉजिट बता दिया, फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी सैलरी अकाउंट होता है।
ओके। अभी बहुत सारे जो बड़ी बड़ी बैंक्स है वो क्या करते हैं, वो अपने हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अकाउंट खोल के रखते हैं, और हर मंथ उतना अमाउंट उनके अकाउंट में चले जाता है, जो भी एक डिसाइड होता है कंपनी के ओनर और एम्प्लॉय के बीच में। तो वो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, सैलरी अकाउंट। मतलब वो एक डेट को फिक्स उनके अकाउंट में उतना पैसा चले जाता है, तो दैट विल बी सैलरी अकाउंट। इसके बाद में डीमैट अकाउंट है, जैसे कि मतलब आपको कोई स्टॉक मार्केट में जाना है, आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, रिलायंस का हो गया, टाटा का हो गया, किसी भी XYZ किसी का भी अगर आपको शेयर्स लेना है, बेचना है, तो किसके थ्रू होता है, वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। ओके। अभी बहुत सारे बैंक, पहले इसका ये इंडिविजुअली सब लोग करते थे, बट अभी बहुत सारे बैंक भी मतलब खुद करने लगे हैं, तो ये बैंक में भी आप अकाउंट खोल सकते हो। इसके अलावा इसके डिफरेंट जो थर्ड पार्टी लाइक बहुत सारे ऐसे हैं, जोरोदा हो गया, ओके। इसके बाद में ग्रो हो गया, ऐसे बहुत सारे मतलब, ओके मैं किसी का नाम नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं। बट अभी बैंक में मतलब बहुत सारे SBI में आप अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पे भी डीमैट अकाउंट है। ICICI अपना खुद का भी डीमैट अकाउंट करके देता है। मतलब हर एक बैंक अभी ये काम भी करने लगा है, क्योंकि उसको अच्छा खासा उनको इनकम होने लगे इससे। इसके बाद में अगर आप अदर कंट्री में भी जाते हो, रहते हो, तो आप एक NRI अकाउंट खोल सकते हो। ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है। ओके। इसके अलावा भी अकाउंट्स है, बट ये मेन अकाउंट्स है जितना हम लोग इसको एक्सप्लेन किया, मतलब ये इसके अलावा भी है, बट ठीक है उतना जो। ओके। इसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक आपको क्या क्या देता है, क्या क्या फैसिलिटी। मतलब जैसे आपने एक अकाउंट खोल लिया, जो मैंने बताया कि आप एक क्या करो, एक सेविंग अकाउंट खोल लो, ठीक है। अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ नॉर्मली ये 18+ के लिए, क्योंकि बिलो 18 के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। उन्होंने मतलब एक अकाउंट तो खोल सकते हैं वहाँ पे, बट इसके बाद में अदर फैसिलिटीज़ वो बहुत कम देते हैं, जैसे कि चेक फैसिलिटीज़ वो नहीं देंगे, क्योंकि साइन करना रहता है, और बिलो 18 को उन लोग साइन अलाउड नहीं करते हैं, तो चेक उनको भी नहीं देंगे। NEFT, RGS, IMPS वो सब करना है, वो भी मतलब मेनली वो नहीं करने देते हैं। तो दिस विल बी फॉर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी फॉर मोर देन 18 ईयर्स के लिए प्रॉपर, मतलब वो सबके लिए, कोई भी कर सकता है, बट अबव 18 ईयर्स के लिए। अभी द फर्स्ट थिंग है चेक। अभी चेक होता क्या है, ओके। तो ये मैंने एक सैम्पल चेक लिया हुआ है, ओके। मैं ये लाइक ये SBI का है, ऐसे हर एक बैंक का अपना चेक होता है, ओके। तो बैंक में आप देखने जाओगे ना, तो बैंक आपको चेक बुक देता है। क्या देता है? चेक बुक देता है। बैंक आपको एक चेक बुक देगा, ठीक है। बैंक आपको एक चेक बुक देगा, बैंक आपको एक चेक बुक देगा। अब ये चेक बुक, उसमें खाली बैंक का नाम रहेगा, कौन से ब्रांच में, मतलब उसका बैंक का एड्रेस रहेगा, ओके। इसके बाद में नीचे आप देखोगे उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे रहेगा, और इसके बाद में एक IFSC कोड भी होता है, वो भी या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहता है। इसके बाद में एक चेक का नंबर ये रहता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं चेक नंबर, तो ये होता है MICR कोड होता है। इसके बाद में RBI का एक बैंक का कोड होता है, वो ये रहता है। इसके बाद में ये ट्रांजैक्शन कोड होता है, कि मतलब ये चेक का नंबर क्या है, ओके। तो ये चेक पे आपको क्या करना रहता है, आपको जिसको भी देना है, ओके, जिसको भी देना है उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है प्रॉपर, जो उसका अकाउंट में, जब मतलब उसके अकाउंट में या उसके बैंक में जो भी उसका नाम रहेगा, प्रॉपर वो नाम के साथ में यहाँ पे लिखना होता है। उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं करना होता है, ओके। जिससे भी उसका नाम है उसको, तो वो नाम प्रॉपर विदाउट एनी कैंसलेशन। अगर आप ओवर राइट भी कर दिए, मतलब सपोज आपका किसी का नाम A से शुरू होता है और आपने उसको 2 बार कर दिया है, तो भी वो इनवैलिड हो जाता है। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन अभी आ गया इसके ऊपर। तो आपको नाम लिखना है, करंट डेट लिखना है, और ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डेट होता है ना, ये डेट खाली 90 डेज के लिए वैलिड होता है। मतलब आप किसी को चेक दिए तो उसका काम है कि 90 डेज़ के अंदर वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करना, क्योंकि 90 डेज़ के बाद में अगर वो बैंक में लेके जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब उस चेक का कोई मतलब नहीं होता है, ओके। तो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेट, मतलब आगे अगर आपने चेक का डेट डाल दिया है एक 25/4 का, और वो अभी डेट है 20 तारीख, मतलब वो 20 तारीख को बैंक में लेके चले गया,
तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट कभी करेगा जो भी डेट है वो डेट से लेके 3 महीने के अंदर का, मतलब उसके पहले का भी नहीं एक्सेप्ट करेगा और 3 महीने के बाद का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो डेट डालोगे वो भी देखना रहता है इम्पोर्टेंटली आपको। इसके बाद में यहाँ पे पहले आपको नंबर जो अमाउंट लिखना है वो अमाउंट लिखो। ओके, आप देखोगे उसने अमाउंट लिखने के बाद में इसने स्लैश मार दिया है। ओके, मतलब उसके आगे मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे देखिए उसका लाइन स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, जब भी आप चेक बनाते हो तो आपको हमेशा ये लाइन से स्टार्ट करके जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लाइक आपने 5000 लिखा तो 5000 के बाद में एक स्लैश मार दो कि उसके आगे कुछ लिख ही नहीं पाए। ठीक है, इसके बाद में उसी 5000 को आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखने के बाद में ओनली लगा दो। अगर ओनली लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये अंडरस्टूडेबल होता है। इसके बाद में चेक भी 2 तरह से देते हैं हम लोग। ओके, एक होता है हम मतलब किसी को दें और तुरंत ही जाके कोई भी मतलब अपना वो आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखा करके तुरंत ही पैसा ले ले, उसको क्या बोलते हैं कि विदाउट वेरियर। और उसको मतलब क्या, कोई भी जाके अकाउंट ले सकता है। ठीक है, उसको सेल्फ अकाउंट आप बोल सकते हो, सेल्फ चेक बोल सकते हो उसको, सेल्फ चेक। दूसरा होता है आप चेक दे रहे हो बट वो किसी के अकाउंट में ही जाना चाहिए, किसी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो नॉर्मली 90% जो आज हम करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, बेरर चेक देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेरर चेक। तो उसके लिए इसको कट कर देना चाहिए। ओके, और यहाँ पे चाहिए तो एक ऐसा लाइन मार दो। तो ये लाइन मारने से क्या हो जाता है, जिसका आपने नाम लिखा है उसी के अकाउंट में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सेफ हो जाता है, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि किसने मेरा पैसा उनके अकाउंट में गया है कि नहीं गया है। तो इस तरह से हम लोग चेक भरते हैं। ओके, सेल्फ देने के लिए हम लोग पीछे भी साइन करते हैं, और नहीं तो अगर आप बेरर चेक दे रहे हो तो फिर बेरर चेक मतलब सेल्फ चेक होता है। और अगर बेरर नहीं देना है तो फिर आप इधर लाइन मार दो या इसको कैंसिल कर दो। तो मतलब वो जिसका अकाउंट है उसी के अकाउंट में जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा है, तो ये आपका चेक हो गया। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो आपको चेकबुक मिलता है। ठीक है, चेकबुक के बाद में आपको पासबुक मिलता है। पासबुक में आपके ट्रांजैक्शन आते हैं। ओके, पासबुक में आपके ट्रांजैक्शन आते हैं कि आपने स्टार्टिंग मतलब कितना डिपॉजिट किया था, फिर बाद में कुछ और डिपॉजिट किया, आपको कहीं से पैसा आया है, इसके बाद में कहीं से आपको किसी को आपने पैसा पेमेंट किया है, तो वो सब डिटेल्स आपको पासबुक में आता है। तो हर महीने या जब भी आप बैंक में जाते हो तो पासबुक को भी एंट्री कराना चाहिए। अभी तो क्या सब इंटरनेट का सिस्टम आ गया है, अभी मोबाइल में ही मतलब हम लोग को पासबुक का पूरा डिटेल आ जाता है। तो बहुत सारे लोग अभी पासबुक का इतना यूज नहीं करते, बट फिर भी मतलब बैंक सेविंग अकाउंट को तो बैंक प्रोवाइड करता ही है, करंट को भी उतना नहीं करता है। वो आप जब भी आप डिटेल मांगोगे तो उन लोग क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट दे देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको बैंक चेकबुक देता है, पासबुक देगा। पासबुक के बाद में आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड देता है। ओके, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड क्या होता है। ओके, जैसे हम लोग को एटीएम कार्ड क्या होता है, ओके आप कमेंट में बताओ एटीएम कार्ड क्या होता है। ओके, इसके बाद में एटीएम कार्ड हो गया। अभी कितने लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए रहता है तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले तो कैसा था, इंटरनेट का उतना सिस्टम नहीं था, लोगों के पास नहीं था। अभी सबके पास मोबाइल हो गया है, सबके पास इंटरनेट हो गया है। तो अभी मतलब हर एक बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी देने लगे हैं। ओके, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने लगे हैं। तो उससे क्या हो गया, अगर आपके पास आपका खुद का पैसा आपके अकाउंट में है तो वो आप पैसे को किसी को दे सकते हो बाई IMPS, बाई RTGS या बाई NEFT। ठीक है, तो ये भी मतलब पहले क्या होता था, या तो आपको चेक से ही पेमेंट करना है, नहीं तो बैंक में जा कर के, मतलब मेरा अकाउंट है मैं बैंक में जाऊंगा और पे स्लिप भरूंगा। क्या करूंगा, पे स्लिप भरूंगा, जिसको देना है उनके नाम का, और साइन करूंगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे साइन, जब तक साइन नहीं करोगे चेक पे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है।
और साइन भी आपको ऐसा करना है जैसे आपने बैंक में फॉर्म भरते समय साइन किया हुआ है। अगर साइन मिसमैच हो जाएगा तो भी वो अमाउंट वो क्लियर नहीं होगा, सामने वाले को वो पैसा नहीं मिलेगा। कभी कभी चेक बाउंस होने पे उसके चार्जेस भी लगते हैं, तो जब भी आप चेक देते हो तो ध्यान दो, प्रॉपर साइन करके दो। ओके, IMPS हो गया, NEFT हो गया और RTGS हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट वेज। आप बैंक में जाओगे, उनको बोलो RTGS करना है, IMPS करना है या NEFT करना है, तो ये अलग अलग तरह के हैं। मतलब ये इमीडिएट पेमेंट होता है, रियल टाइम होता है, ये ऑलमोस्ट सब कुछ ऐसे ही है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, तो आपको खाली फुल नेम इसका याद करना। IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, RTGS मतलब द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, और NEFT मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, तो डिफरेंट वे होता है ये पैसा भेजने का। ओके, इसके अलावा भी और भी तरह से पैसा भेज सकते हैं। अभी मोबाइल का सिस्टम आ गया है, तो उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ओके, ये हो गया RTGS का। ओके, सो नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया। ओके, इसमें मोबाइल बैंकिंग, अब जैसे मैंने बताया अभी, मोबाइल से भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। ओके, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है। ओके, डिजिटल वैलेट है, जैसे आप पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया। अभी मतलब नॉर्मली ये सब आने के बाद में कोई कैश रखता ही नहीं है अपने जेब में। सब लोग क्या करते हैं, फ़ोन से ही जिसको देना है उसका QR कोड स्कैन करते हैं, तुरंत उसको पेमेंट कर देते हैं। ओके, अभी गांव साइड में अभी मैंने देखा हुआ है कि वो जिसके पास, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होता है, तो उन्होंने क्या किया है, जिसके पास आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और आपका फिंगर का वो ये लेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, और आपको जो पैसा चाहिए आप वहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी, मतलब आप खुद भी पेमेंट कर सकते हो, आपको पैसा चाहिए तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो गांव मतलब विलेजेस साइड में भी मतलब ये सुविधा दिया गया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब आपको, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है, बट फिर भी आप लोग आधार के थ्रू, बट उसके लिए आपका आधार कार्ड और आपका प्रॉपर बायोमेट्रिक उसमें होना चाहिए, तो जाकर के आपको पेमेंट कर सकते हैं। और वो मतलब बैंक में भी वो प्रॉपर जमा होना चाहिए सब कुछ। ओके, UPI ओके, अलग अलग तरह से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस है। तो ये सब डिजिटल बैंकिंग भी हो गया है, अभी बहुत एडवांस हो गया है। लोग अभी इसके कारण बैंक में भी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल में ही सब कुछ मिल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग से सब कुछ हो जाता है। मतलब यहीं से, मतलब अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं इंटरनेट बैंकिंग में जा करके मेरा जो यूज़र ID पासवर्ड में टाइप करके और मुझे आराम से लोन के लिए अप्लाई करूँगा, और विदिन फ्यू डेज में मतलब उनका पर्सन आ करके सब जो भी वेरीफाई करके इसके बाद में जो लोन का है वो कर देगा। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज़, अभी जब से ये डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट हो गया है, फ्रॉड सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है। ओके, मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा क्या होता है, उनके मोबाइल से एक OTP आता है, वो OTP सामने वालों को बता देते हैं। तो इसीलिए ये सब किसी और को नहीं देना चाहिए। कुछ OTP ऐसा कोई मांगे तो डायरेक्टली आपको नहीं देना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव हो गए हैं। ओके, और दूसरा नेक्स्ट है जो वो है RBI का रोल। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया था, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये क्या है, मेन बैंक है, वो दूसरे बैंकों को वो लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है, सबको कंट्रोल करता है, कितना मनी देना है, कितना नहीं करना है, पूरे इंडिया में कितना करेंसी नोट पब्लिश करना है, कितना नहीं करना है, ये सब किसके कंट्रोल में होता है, RBI के कंट्रोल में होता है। ओके, नहीं तो क्या करेगा, सब लोग अगर बोलेंगे अरे बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, चलो एक काम करो, बहुत सारे नोट करेंसी को पब्लिश करके लोगों में बांट दो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक रूल होता है। ओके, तो मतलब जो भी अपना इकोनॉमी ये सब उसके हिसाब से हम लोग को नोट पब्लिश करना होता है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI
ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, मतलब कोई भी बैंक कोई भी रेट नहीं लगा सकता है, ओके, कोई भी रेट नहीं लगा सकता है। उसके लिए वो आरबीआई डिसाइड करेगा। एक आरबीआई अपना एक रेपो रेट देता है, उसके हिसाब से आपको उसके कुछ जो भी मार्जिनल है उसके ऊपर लगा करके आप रेट, मतलब आप एक 50% 100% नहीं ले सकते हो, उसका भी एक है, ओके। पहले के ज़माने में वो लाला लोग कुछ भी अमाउंट ले लेते थे, ओके, एक दिन का 10,000 20,000, तो वो सब अभी ये सब बंद हो गया है। तो ये बहुत सारा कंट्रोल हो गया इसके ऊपर। इसके बाद में ये कर, जैसे मैंने बताया, वो पूरा जो करेंसी है वो आरबीआई इशू करते हैं, ओके। उस पर आरबीआई के गवर्नर का उस पर साइन भी रहता है। दूसरा, रेगुलेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब वो हर एक के ऊपर ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं कि कोई कुछ फ्रॉड नहीं करे, ओके, कुछ गलत नहीं होए। कोई भी बैंक, जितने भी बैंक है, अगर ऐसा कुछ उनको लगता है तो उसको वो बैंक का लाइसेंस भी वो रद्द कर देते हैं, ओके। तो ये आपका आरबीआई, अच्छा, आरबीआई का मेन जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ओके, मुंबई में उसका मेन आरबीआई का हेड ऑफिस है। दूसरा है, अब इसमें बैंकिंग में अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है ओके, पहले मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि 2014 के पहले बहुत कम अकाउंट थे लोगों के पास, उतना मतलब बहुत सारे लोग ने अकाउंट नहीं खोला था। तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में, आई थिंक 2014 के बाद में, उन्होंने एक स्कीम लेके आया था, जन धन योजना, ओके। इसको थ्रू उन्होंने जीरो बैलेंस में, जैसे मैंने बताया ना कि आपको कुछ मिनिमम चार्जेस बैंक को पे करने होते हैं जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे, बट उन्होंने एक स्कीम लेके आया कि यू हैव टू ओपन अकाउंट विदाउट पेइंग एनी मनी, ठीक है। तो इसके कारण क्या, जिसके पास भी अकाउंट नहीं था वो सब लोगों ने अकाउंट खोला, उसको नाम दिया गया जन धन योजना, और इसको जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोला गया था। मतलब उस अकाउंट में अगर आपका 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो कोई भी उन लोग चार्जेस नहीं लेंगे। तो दैट वाज वन ऑफ द डेवलपमेंट बाई इन बैंकिंग सिस्टम। बाद में यूपीआई ग्रोथ, मतलब आज के डेट में ना, मतलब एटलीस्ट मतलब रूरल में नहीं तो बट अर्बन सिटी में ना आप देखोगे तो हर किसी के पास मोबाइल है, और जिसके पास मोबाइल है उनके मोबाइल के अंदर एक यूपीआई का, मतलब जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, या जो भी अलग अलग यूपीआई ट्रांजैक्शन मतलब कर सकते हैं। बहुत इसके ऊपर बहुत सारा ग्रोथ हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट आज हर एक व्यक्ति जीपे या फ़ोनपे या पेटीएम वापर रहा है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है। मतलब आज बैंकिंग का जो मतलब नोट का, करेंसी का लेन देन होता था बहुत कम हो गया है। मतलब अगर आज 2 रुपये का मुझे कोई सामान भी खरीदना है तो मैं जाकर के मैं जीपे कर देता हूँ, ओके। तो उसके मतलब करेंसी का लेन देन बहुत कम हो गया है, ओके, यूपीआई के कारण। दूसरा, आरबीआई डिजिटल करेंसी। अभी आरबीआई रिसेंटली ना प्लास्टिक नोट भी लेके आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो नोट हमको मिलता है, ये पेपर नोट होते हैं, ये बहुत जल्दी डैमेज होता है, उसके कॉस्टिंग भी लगता है। मतलब एक नोट प्रिंट करने के 2 से 3 रुपये का कॉस्ट भी आता है। तो ये ई रूपी लाने के कारण अभी ई रूपी से ये सब पैसा बच जाएगा जो हम लोग का स्पॉइल होता था नोट करेंसी बनाने में, उसके बाद में जो वो स्पॉइल होते थे, ओके। हाँ, जो मैंने बताया था कि ये सब साइबर सिक्योरिटी में, ये सब इतना सब डिजिटलाइज होने के बाद में, ओके, अभी इसका एडवांटेज तो बहुत है, उसके साथ में ये डिसएडवांटेज भी होने लगे। बहुत सारे लोग, मतलब जो इतना फेमिलियर नहीं है, ओके, किसी का फ़ोन आता है कि मुझे ओटीपी दो, वो ओटीपी दे देते हैं, उसके बाद में उनके अकाउंट से पूरा पैसा चले जाता है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, ओके। तो इसके लिए भी मतलब गवर्नमेंट उसके बैंक उसके ऊपर पूरी तरह से लगा हुआ है, चेक करता है, उसके साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। बट फिर भी अभी भी मतलब लोगों की गलती के कारण हो जाते हैं। मतलब अपना अकाउंट नंबर जल्दी किसी को नहीं देना चाहिए, ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए, अपना मोबाइल है तो वो किसी को नहीं देना चाहिए जल्दी से। तो बट उसके कारण कुछ लोग देते हैं और उसके बाद में उनका पैसा चल जाता है। उसके ऊपर भी बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई उसके ऊपर बहुत सारे नियम लेके आ रही हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट फिर भी अभी भी ये सब चीज़ें हो रही है, ओके। बट इसके ऊपर भी काम हो ही रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका बैंकिंग के ऊपर है। और अगर उसमें कुछ आपको ऐसा डाउट लगता है, कोई और उसमें टॉपिक रह गया है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है जो हमारा आईसीएसई का टॉपिक, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस,
ठीक है, ये तो पूरा हो गया था बैंकिंग के ऊपर। ये आपको अकाउंट्स में भी आएगा जो हमने किया, बैंकिंग बेसिक नॉलेज के लिए भी है। बट इतना ही नहीं, बट इसके साथ में भी क्लास 10 ICSE में आपका चैप्टर भी है बैंकिंग, तो हम लोग उसको भी कवर अप करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसमें जो मेन है टाइप्स ऑफ अकाउंट, हमने ये जो बोला था कि 10th में जो टॉपिक है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इसके पहले हमने जो 4 अकाउंट पढ़ा उसमें से मेन अकाउंट है जो यहाँ क्लास 10 के लिए हुआ है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट इसमें एक चीज़ आएगा। इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, मतलब हमने सपोज 17 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, जो ऊपर का 18 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, जो ऊपर का 7 लाख रुपए आया था, दैट वाज द इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है दैट इज़ द इंटरेस्ट। ओके, या तो हम जो लोन लेते हैं, लोन पे करते समय हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट को ही बोलते हैं इंटरेस्ट। तो या तो डिपॉजिट करने पे या लोन लेने पे वी हैव टू आइदर गेट द एक्स्ट्रा मनी और वी हैव टू पे। तो व्हाट एवर द एक्स्ट्रा मनी वी गेट और वी पे, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, बाद में इंटरेस्ट भी 2 तरह से कैलकुलेट होते हैं बैंकिंग में। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट से, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट से, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसके बाद में जो है, जो यहाँ पे हमको ये चैप्टर में जो ध्यान रखना है, प्रिंसिपल है। ओके, प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट ओरिजिनली जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं या जो लोन हम बैंक से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने बताया था, जो रेट आपका बैंक डिसाइड करता है। मतलब आप जब भी डिपॉजिट करने जाओगे तो बैंक बोलेगा कि इतना % आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या आप लोन लेने जाओगे तो बैंक विल टेल यू कि हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट ही विल गिव यू। ओके, वो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही बैंक में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, मतलब आपका सिविल अच्छा है तो आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, आपका सिविल प्रॉपर नहीं है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके जो इसमें सिविल स्कोर होता है। ओके, जो आपका मतलब आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है उसके ऊपर भी होता है। दूसरा, अगर आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो डिपॉजिट करते समय भी आप कितने टाइम के लिए, मतलब जितने लॉन्गर पीरियड के लिए आप डिपॉजिट करते हैं, ओके, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दैट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बैंक डिसाइड करता है। ओके, इसके बाद में टाइम होता है, मतलब कितने साल के लिए आपको मनी डिपॉजिट करना है या कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए। ओके, तो ये दैट इज़ द टाइम, उसको हम लोग T या N से डिनोट करते हैं। इसके बाद में इंटरेस्ट जो मिलता है, ओके, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है या जो एक्स्ट्रा अमाउंट लोन में हमको पेमेंट करना रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, दोनों को मिला लेंगे, मतलब जो आपने प्रिंसिपल लिया था बैंक से या डिपॉजिट किया था और जो बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है या आप जो पे कर रहे हो, दोनों को मिला करके दैट विल बी दी मैच्योरिटी अमाउंट। होता है मैच्योरिटी अमाउंट, MA या MV, मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं उसको। ओके, अब यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है क्लास 10th के सिलेबस के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट, उसका फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ। ये क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना है, ये जो n क्या है, n इज नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं या जो पेमेंट करते हैं बैंक को वो मंथ में करते हैं। तो n इंटू P इंटू N, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ। ओके, इसके बाद में दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 एंड दैट इंटू R ओवर 100। तो अगर आप ये देखोगे जो फॉर्मूला है ना, ये क्या है? n इंटू n प्लस 1/2, ये सम ऑफ द नंबर होता है। मतलब अगर आपका 5 मंथ है, 10 मंथ है, तो टोटल कितना हो रहा है, तो वो एक फॉर्मूला था। तो आपको याद क्या रखना है? P इंटू n प्लस P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R ओवर 100, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही मेन फार्मूला आपको है, इसी फार्मूले को आपको यूज़ करके यू हैव टू सॉल्व द सम। ओके, तो आप देखोगे ये थोड़ा सा मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था। ओके, ये 2012 में ICSE में पूछा गया था। ठीक है,
किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ, कितने मंथ के लिए? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मंथ रहेगा, ओके, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 2, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है कितना है 200 पर मंथ, ₹200, कितने मंथ के लिए है? सो टाइम मतलब n इज इक्वल टू 36 मंथ, ओके। अगर ये 3 ईयर होता तो 3 इंटू 12 करते और 36 मंथ लेके आते थे। इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओके, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है इसका 11% पर एनम, 11% पर एनम, ठीक है। फाइंड दी अमाउंट सी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, मतलब क्या निकालना आपको, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करना आपको, जो दिया रहेगा सबसे पहले उसको लिख लेना है, ओके, उसका प्रिंसिपल कितना है, बाद में उसका कितने टाइम्स के लिए है, कितने मंथ के लिए है, इसके बाद में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसका मैच्योरिटी वैल्यू के मतलब क्या निकालना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। इसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या, सिंस मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, P इंटू एन प्लस P मल्टीप्लाई बाय n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R ओवर 100, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला आपके पास है, आपको याद है, खाली सब्स्टिट्यूट करना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, इज इक्वल टू 200 इंटू 36 प्लस 200 इंटू 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना है 11 ओवर 100, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 36 टू जा 7200, कितना है ये 7200, ओके, प्लस नेक्स्ट क्या है 12 1 जा 12 3 जा, ठीक है। दिस 2 0 and 2 0 गेट कैंसल, और ये 2 and 2 गेट कैंसल, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर 3 इंटू 37 इंटू 11, ओके, 3 इंटू 37 इंटू 11। तो अब पहले क्या करो, 37 3 जा 3 7 जा 21, कैरी 21, तो कैरी 2, ओके, देन 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 1 1 1 इंटू 11। अभी हमने 11 का रूल किया था वैदिक मैथ्स में, नहीं किया था तो एक बार वैदिक मैथ्स का ट्रिक देख लेना, ठीक है। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 11, तो क्या करते हैं हम लोग, विल पुट द डॉट आइदर साइड ऑफ द नंबर, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 0 1, क्या हो जाएगा 1 2 2 1, ओके। 7200 प्लस 1 2 2 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7000, 7 प्लस 1 बिकम 8000, 2 प्लस 2 421। तो हाउ मच सी विल गेट एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, तो सी विल गेट ₹8421, ओके, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, पहले जो भी दिया हुआ है उसको लिख लो, क्या निकालना वो लिख लो, इसके बाद में उसका फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन इज Ahmed has a recurring deposit account in a bank. He deposit 2500 per month. ओके, पर मंथ कितना डिपॉजिट करता है वो 2500, तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2500 रुपीज 2500, ओके। देन हाउ मेनी ईयर, तो एन देखो, एन क्या दिया है यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्या होता है, 2 ईयर्स इज इक्वल टू 24 मंथ, क्या होता है 24 मंथ। ही गेट्स ₹66,250 एट दी टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ये क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 66,250, कितना है ₹66,250, ओके। अभी सबसे पहले व्हाट इज नॉट देयर इन दिस, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने कितना इंटरेस्ट पे किया, सो दैट विल बी इंटरेस्ट। और दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है R, ठीक है।
तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस, द टू थिंग्स, वन इज व्हाट, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर दे विल गिव नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड टू गेट दी नंबर ऑफ मंथ। सो 2 years विल बी 24 month एंड ही हैड गिवन व्हाट, मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, हाउ मच ही पेड पर मंथ, 2500। ठीक है, 2500 पर मंथ फॉर हाउ मेनी पीरियड, फॉर 24 month। मतलब उसने कितना पेमेंट किया हुआ है पर मंथ, 2500। कितना पेमेंट किया है पर मंथ, 2500 पेमेंट किया है, 2500 पेमेंट किया है। कितने महीने के लिए किया है, एवरी मंथ। कितना मंथ, 24 मंथ, 24 महीना वो पेमेंट किया है। अभी देखो अगेन वैदिक मैथ्स का रूल लेके आओ, 25 इंटू 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, तो 620, कितना हो गया, 60,000। सर क्या किया आपने, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैदिक मैथ्स किया। कौन सा वैदिक मैथ्स, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 25। रूल क्या है, whenever any number multiply by 25 you have to take the half the number and again half multiply by 100। so 24 का हाफ, 12 का हाफ 6, so 600। नहीं पता है, वीडियो में जाओ, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा वैदिक मैथ्स का रूल। ओके, चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके करते रहो और वीडियो आपको मिलते रहेगा। ओके, वैदिक मैथ्स के भी अलग अलग मैं शॉर्ट्स वीडियो बना ही रहा हूँ साथ में। तो ये रूल है इसका। तो मैच्योरिटी वैल्यू में ये देखो, ये मैच्योरिटी वैल्यू था और इसने पूरा डिपॉजिट किया था। ओके, कितना मिला उसको, 66,250 मिला। उसने डिपॉजिट कितना किया था, 60,000। मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, उसको मिला 66,250। कितना मिला, रुपीज 66,250। उसने कितना पेमेंट किया था, 60,000। मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला उसको, रुपीज। ओके, तो एक्स्ट्रा कितना मिला उसको, रुपीज 6,250। कितना मिला, 6,250। तो पहला आंसर तो मिल गया, मिला कि नहीं, मिला। अरे तो एक बाकी है ना अभी, उसको भी निकाल लो। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो आपके पास देखो फॉर्मूला क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100। बट सर ये तो पहले ही मिल गया हम लोगों को। हाँ, वही आप इसको माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100। और ये अपने पास ऑलरेडी है, कितना है, 6250। ओके, 6250 कितना है, टोटल अमाउंट है। और ये क्या है, पर मंथ कितना पेमेंट कर रहा, प्रिंसिपल कितना है, 2500। ओके, इंटू टाइम कितना है, 24 मंथ इंटू 25/2 इंटू 12 इंटू आर ओवर 100। ये सब्स्टिट्यूट हो गया सब कुछ। अभी कैंसलेशन चालू कर दो। ओके, चालू कर दो मतलब क्या करेंगे, देखो सिंपल, गो स्टेप बाय स्टेप। 20 कैंसल। ओके, सो देन आफ्टर दैट 12 1 जा, 12 2 जा, and 2 and 2 get cancel. Okay, so what is remaining, 25 into 25, 25 into 25, that will be what, 625. तो 625 into R, तो क्या हो जाएगा, 6250 और 10 मल्टीप्लीकेशन कमिंग ऑन डिवीजन, 625 इज इक्वल टू R। तो दिस इज 1 जा एंड 10 जा। तो रेट कितना हो गया, 10%। इंटरेस्ट कितना हो गया, 6250। ओके, ऐसा सम सॉल्व करेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो जीएसटी अपना पहले ही हो गया है। ओके, जीएसटी चैप्टर हमने ऑलरेडी किया है विद द सॉल्व सम।
पास पेपर में जो भी सम थे उसको सॉल्व किया है, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो। अभी आपका ये भी हो गया बैंकिंग चैप्टर। लेट्स सी और कुछ इसमें है क्या, देख लेते हैं, और भी सम है। ओके चलो नेक्स्ट वाला देख लो। एक और कौन से ईयर में पूछा है, 2020 में पूछा है। कभी पूछा है, 2020 में। क्या है, मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर मंथ। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 750 पर मंथ। ओके ₹750 प्रिंसिपल हो गया फॉर 2 ईयर। तो टाइम कितना हो गया, 2 ईयर। ओके उसके साथ में लिख दो 2 ईयर्स इज इक्वल टू 24 मंथ। कितना है, 24 मंथ। इफ ही गेट्स 19,125, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 19,125। ओके फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है, डायरेक्टली रेट निकालना है। इसमें क्या था, इंटरेस्ट नहीं निकालना, डायरेक्टली फाइंड द रेट। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू का, सॉरी मार्केट वैल्यू आ गया यहाँ पे वर्ड, मैच्योरिटी वैल्यू। ओके मैच्योरिटी, मार्केट वैल्यू भी आपको आएगा जब हम लोग सेवर एंड डिविडेंड करेंगे ना, तो मार्केट वैल्यू आएगा। अभी कौन सा, ये मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R ओवर 100। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है, 19,125 इज इक्वल टू 750 इंटू 24 प्लस 750 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R ओवर 100। ओके ठीक है, ठीक है। अभी 750 इंटू 24 कैसे करेंगे इसको, 750 इंटू 24 क्या करेंगे, 75 इंटू 24। अभी हमने क्या किया था वैदिक मैथ्स में, इसको क्या किया था हमने, 3 इंटू 25 इंटू 24। अभी 25 का रूल बताया ना मैंने, क्या, वॉट एवर द नंबर गिवन टेक द हाफ ऑफ दैट। 24 का हाफ, 12 का हाफ 6, 600, 600 इंटू 3 1800। ये क्या हो जाएगा, 1800। ओके बाद में एक जीरो है, एक जीरो और कर दो, कितना हो गया, 18,000। तो ये क्या हो गया आपका 18,000, इधर लिख दो। ठीक है प्लस, अभी देखो एक जीरो से कैंसिल कर दो, 12 1 जा 12 2 जा, और ये 2 और 2 कैंसिल कर दो। ठीक है इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 5, तो 10, इसको 10 ही रहने दो पहले, चलो अभी ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या है, 75 इंटू 25। ठीक है 75 इंटू 25 अपॉन 10 एंड R भी इधर है। ओके इतनी ही बाकी है ना, और कुछ बाकी है। ठीक है चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, 19,125 माइनस 18,000 दैट गिव यू 1,125। 1,125 इज इक्वल टू 75 इंटू 25 कर लो। अगर देखो ये 75 इंटू 25 है, अगर ये 76 होता, कितना होता, 76 होता, तो हम लोग क्या करते थे, इसका हाफ करते 38, इसका हाफ करते 19, तो ये क्या होता 1900। बट ये क्या एक कम है, तो बाद में क्या करेंगे हम लोग, -25 कर देंगे। ठीक है तो ये आपको वीडियो ना 25 का रूल नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा। तो 1875, ये क्या है 1875 ओके इंटू R अपॉन 100। ठीक है 1875, दिस 10 विल बी एज इट इज हियर। ओके सो 1125। अभी क्या करेंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आपको याद रहेगा। तो ये क्या है यहाँ पे 1125, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 1875 से, ये 10 है। ओके 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा। ठीक है अभी देखो 1125 1875 दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करो 25 से कर दो। ठीक है 25 4 जा 100, 12 125, सो 5 जा। ठीक है ओके नेक्स्ट करो, ये क्या हो जाएगा 25 7 जा 175, कितना बचा 175,
187 माइनस 175 तो कितना बचा 2 और इधर 1 बाद में क्या है 5 है तो कितना जाएगा 5 जा। ओके और फिर से करो, अभी क्या हो जाएगा 15 5 जा 15 7 जा, सॉरी इफ क्या है 15 3 जा, हाँ ओके देन 5 1 जा 5 2 जा, सो 2 3 जा 6, रेट कितना हो जाएगा 6%, रेट कितना हो जाएगा 6%। ओके तो सिर्फ कैलकुलेशन सब करना है एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आपको फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, ओके मोहित स्टार्टेड पेइंग, ओके ये अभी रिसेंट पेपर में कुछ आया हुआ था तो मैंने उसको ऐसे टाइप कर दिया, मोहित स्टार्टेड पेइंग 800 पर मंथ इन 6 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब उसको प्रिंसिपल कितना है 600 पर मंथ। ओके टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर है, कितना है 6 ईयर्स इज इक्वल टू 6 12 जा 72 मंथ, कितना है 72 मंथ। आफ्टर 2 ईयर ही स्टार्टेड वन मोर आरडी अकाउंट, ओके एक तो ये चल ही रहा है, उसने क्या किया एक और डिपॉजिट कर दिया, एक और अकाउंट बनाया उसने, ओके वन मोर अकाउंट इन विच ही डिपॉजिट 1500 पर मंथ, कितना होगा दूसरे का प्रिंसिपल कितना है 1500, तो एक चल ही रहा था एक और उसने डिपॉजिट किया, अकाउंट ओपन किया। इफ द बैंक पेज 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन बोथ, तो इसका रेट कितना है 10%, इसका रेट कितना है 10%। ओके इफ द बैंक पेज 10% सिंपल इंटरेस्ट इन बोथ द डिपॉजिट फाइन एट द एंड ऑफ 6 ईयर विच आरडी विल गिव मोर मनी एंड बाय हाउ मच। ओके आफ्टर 2 ईयर मतलब इसका कितना हो जाएगा टाइम, दिस टाइम विल बी हाउ मच ओनली 4 ईयर्स, क्यों क्योंकि ही नीड एट द एंड ऑफ द 6 ईयर, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था 6 साल के बाद में, बट ये तो 2 साल के बाद में स्टार्ट हुआ ना, तो फॉर दिस इट विल बी ओनली 4 ईयर मतलब 48 मंथ। ओके फाइन एट द एंड विच आरडी विल गिव मोर मनी एंड बाय हाउ मच, मतलब क्या करना है आपको, इसका मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए और इसका भी मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए और चेक करना है कौन सा ज़्यादा है एंड बाय हाउ मच। ओके तो सेम इसका फॉर्मूला लगाओ, पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ, क्या है P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R ओवर 100। ठीक है इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, पहले मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, ओके 2 इंटू 12 इंटू R ओवर 100, ये आपका फॉर्मूला लिखना ही है। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है ना, आपको याद भी हो जाता है और कुछ मिस्टेक रहेगा तो भी मालूम हो जाता है, और इनकेस अगर आपका सम रॉन्ग होता है तो कुछ मार्क्स फार्मूले के भी मिल जाते हैं, तो बेटर ऑलवेज राइट द फार्मूला आल्सो। ठीक है अभी इसको हम लोग नीचे कंटिन्यू करते हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 600 इंटू 72 प्लस 600 इंटू 72 इंटू 73 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, सेम में सेकंड इधर कर दो आगे, ये कितना हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 इंटू 48 प्लस 1500 इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट इज सेम 10 अपॉन 100। ओके अभी देखो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 7 6 जा 42 43, कितना हो गया 0 0 प्लस, अभी इसको देखो क्या करोगे यहाँ पे, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गया। ओके 12 1 जा 12 6 जा 2 1 जा
2 3 जा, क्या बचा यहाँ पे अभी 6 इंटू 3 इंटू 73, 6 इंटू 3 इंटू 73 इंटू 10। ओके, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो इसको ना भी। ये क्या है 43,200 मतलब 43,200 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 इंटू 18 कर दो, 6 3 जा 18 इंटू 73, तो 73 इंटू 18 करो, 8 या 24 कैरी 2 56 58 एंड 1 3 जा 3 1 7 जा 7, तो 4 11 7 12 13, और इसके बाद में ये जो जीरो था जीरो इधर लगा दो, कितना हो जाएगा 13140, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0 + 0 0, 4 + 0 4, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 + 1 5, ठीक है 56,340। ओके, ये आपका फर्स्ट केस का हो गया। सेम वे आप सेकंड का भी निकालते हैं, तो ये 48 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू 15, 15 8 जा 120, 0 कैरी 12, 15 4 जा 60 + 12 72, कितना हो जाएगा 720 एंड 2 0, मतलब 72,000 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे इधर, ओके 12 1 जा 12 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, ओके 2 0 एंड 2 0 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा आपको यहाँ पे 15 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 10, ओके, ठीक है। अभी देखो इसको क्या करो, 15 2 जा 30, 30 इंटू 10 300 इंटू 49 कर दो, तो करना क्या आपको 49 3 जा कर दो, 49 3 जा कितना होता 9 या 27 कैरी 2 3 4 या 12 + 2 14, और बाद में 2 0 और ले लो, कितना हो गया 72,000 प्लस 14,000, तो कितना हो जाएगा 0 0 7, और बाद में 4 + 2 6 एंड 8 86,700। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 56,340। तो कौन सा ज़्यादा देगा इसमें, ये ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया इसका 2.5 टाइम था ना, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ही देगा। ओके, बाय हाउ मच, तो उसमें क्या करना है आपको 86,700 माइनस 56,340, ओके 0 10 - 4 is 6, but this will be this is what 6 6 - 3 is 3, and this will be 0 and 8 - 5 is 3, कितना हो जाएगा 30,360, 30,360, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना जाएगा इसमें, हाउ मच ही विल पे, ही विल गेट मोर मनी, तो ही विल द सेकेंड केस, okay, where he started the depositing 1500 per month, here he get the more money, and how much more 30,360, ठीक है। तो this way you have to solve all the sum is nothing the same way, okay, आपको खाली फार्मूला याद करना है, फार्मूला अगर आपको याद है सब्स्टिट्यूट करो और आपको आंसर मिल जाएगा, खाली कैलकुलेशन पे ध्यान देना, इसमें मेन है कैलकुलेशन, ओके। तो मतलब अगर हम लोग पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो हमने क्या किया इसमें, तो स्टार्टिंग से एवरीथिंग हमने किया, बैंक्स आर वाइटल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिजिटल प्रोग्रेस, ओके। हम लोग बैंक को क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं इसको, मतलब अगर बैंक नहीं रहेगा, ओके, तो कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा जो पैसे का लेन देन होता है दैट बैंक्स डू, ओके। तो ये सब है, इनकरेज स्मार्ट एंड द सिक्योर बैंकिंग हैबिट्स, ओके। अकाउंट भी ओपन करना चाहिए और किसी को OTP भी नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना, कभी भी OTP नहीं देना चाहिए, ओके। तो सिक्योर बैंकिंग का हैबिट रखो, ओके। इसके बाद में इस चैप्टर में और कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट इन दिस ऑल्सो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट jackacademy@gmail.com, ओके। ये मेरा पर्सनल ईमेल ID है मेरे क्लासेस का, तो आप इस पर भी मेल कर सकते हो अगर आपको कोई इंक्वायरी है। इन केस इफ़ यू नीड द पर्सनल ट्यूशंस ऑल्सो, ओके, वी प्रोवाइड द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशंस ऑल्सो, सो आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।